मेरे अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के बीच लेकर आया हूँ बच्चों क्लास 11th की जो हमारी सेकंड यूनिट चल रही है बच्चों, उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा बच्चों हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम या हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। क्लियर बच्चों? तो हुंड जो रूल था बच्चों वो भी पाउली के नियम के साथ ही आया था, यानी कि 1925 में। तो बच्चों ये नियम क्या था, उपकोषों में जो कक्षक होते हैं बच्चों, तो उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित था और ये नियम आपको पहले ही आता है। देखते हैं बच्चों कैसे। मान लीजिए बच्चों आपके पास पी उपकोष है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं पहले बच्चों। तो ये है बच्चों आपका पी उपकोष। कौन सा है? पी उपकोष। क्लियर? एक मैं आपके लिए डी उपकोष बना देता हूं बेटा, 1 2 3 और ये हो गया 5। ये हो गया बच्चों आपका डी उपकोष। क्लियर? तो बच्चों ये तो आपको मालूम होगा ही होगा कि पी उपकोष में कितने कक्षक बनते हैं, 3। डी उपकोष में कितने बनते हैं, 5। क्लियर? तो यहां से आगे की अगर हम तरफ चलते हैं बच्चों, मान लीजिए बच्चों आपको पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने भरने हैं? 3। तो कैसे भरते हैं बच्चों आप? क्या आप इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप करते हैं 1 2 3, या ऐसे फिलअप करेंगे बच्चों 1 2 3? तो बच्चों हम ऐसे ही फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद ये तो बच्चों हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक इसी प्रकार से बच्चों अगर मुझे डी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कितने करने हैं? 6। तो किस तरीके से करते हैं बच्चों? क्या हम ऐसा करते हैं 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6, क्या ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं बच्चों? 1 पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, 2 3 4 5 और 6। क्लियर बच्चों? ये ऐसे करते हैं बच्चों। तो ये हो गया गलत। सही तरीका कौन सा है? ये वाला। तो बच्चों यही था हुंड का रूल। तो हुंड का रूल बच्चों क्या कहता है? तो बच्चों सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर की बाकी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके बच्चों आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की कंप्लीट बच्चों प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो आप क्या करते हैं बच्चों, पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं एक एक करके। तो बच्चों यही हुंड का रूल है। हुंड का नियम क्या कहता है बच्चों कि सबसे पहले बच्चों ये जो खाने आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्स जो हम बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं कक्षक। क्या बोलते हैं? कक्षक। तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। सबसे पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जैसे हमने इनमें 1 1 किया था। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनना शुरू होता है। ठीक है? मान लीजिए बच्चों ये है एस उपकोष, और मैं एफ बना लेता हूं बच्चों आपके कहने के लिए। 1 2 3 4 5 7। तो जो पहला पॉइंट तो ये था, जो नियम की डेफिनेशन आप इस तरीके से बना सकते हैं कि सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। ठीक है बच्चों? अब आगे की तरफ चलते हैं। या हम इसमें क्या कह सकते हैं बच्चों, अगर आगे थ्योरी बढ़ाएं तो बच्चों एस उपकोष में पहला इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा जब पेयर बनेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन से बनता है बेटा? दूसरे इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है बेटा? दूसरे इलेक्ट्रॉन से पेयर बनता है। यहाँ पर देखें 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगल रहेंगे। अगर पेयर बनेगा तो बच्चों कौन से इलेक्ट्रॉन से फिल होगा? चौथे इलेक्ट्रॉन से। कौन से बेटा? चौथे इलेक्ट्रॉन से। तो ये भी हम थ्योरी में ऐड कर सकते हैं कि एस उपकोष में दूसरे इलेक्ट्रॉन से पेयर बनते हैं, पी उपकोष में चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयर बनने शुरू होंगे, और डी उपकोष में बच्चों 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिंगल सिंगल आएंगे। छठा जो इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों उससे आपके पेयर बनना शुरू होगा। एफ उपकोष में देखें बच्चों तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो सातों बच्चों कैसे हो जाएंगे? सिंगल आ जाएंगे। अगर पेयर बनेंगे तो कौन से बनेंगे बच्चों? ये कौन सा नंबर है? 8वां नंबर। कौन सा? 8वां नंबर। क्लियर बच्चों? तो नियम को किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आप समझिए। एस उपकोष में बच्चों दूसरे इलेक्ट्रॉन से पेयर बनते हैं, पी उपकोष में चौथे इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। आप समझ गए होंगे 1 2 3 और 4 से पेयर बनना शुरू होगा। डी उपकोष में छठे इलेक्ट्रॉन से पेयर बनते हैं, 5 सिंगल सिंगल आ सकते हैं। तो नियम बच्चों ये कहता है कि सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों के पेयर बनते हैं। एस उपकोष में द्वितीय इलेक्ट्रॉन से पेयर बनते हैं, पी उपकोष में बच्चों चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयर बनते हैं, और अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों डी उपकोष से, तो डी उपकोष में छठे इलेक्ट्रॉन से, और एफ उपकोष में बच्चों 8वें इलेक्ट्रॉन से पेयर बनना शुरू होता है।
तो एक डेफिनेशन तो ये है। या बच्चों कुछ किताबों में डेफिनेशन ये लिखी होती है, मान लीजिए बच्चों इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 4, तो देखें 1 2 3 4, तो मैं ऐसे भी फिल कर सकता था बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी फिल कर सकता हूँ और ऐसे भी। तो यहाँ पर बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, समझ रहे हैं बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 0। यहाँ पर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो सिंगल है, यहाँ पर कितने हैं 2, ठीक है क्लियर। यहाँ पर बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ है बच्चों आपके 4, कितने हैं 4, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा अच्छा वो होता है, हुंड का नियम ये कहता है कि किसी भी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। किसकी बच्चों, अयुग्मित, मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी नंबर ज़्यादा होता है। यहाँ देखें बच्चों कितना था 0, यहाँ कितना है 2, तो ज़्यादा कौन से वाला, 2 वाला, तो यही वाला सही है, ये वाला गलत है, क्लियर। यहाँ देखें डी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर सकते हैं, ऐसे भी भर सकते हैं, या और कोई आप तरीका अपनाना चाहें तो वो भी, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होता है आपका हुंड का नियम फॉलो करता है। 2 तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं। सबसे आसान यही है बच्चों कि सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है, ठीक है। द्वितीय नियम ये कहता है बच्चों, दूसरे वर्डों में हम ये कह सकते हैं दूसरे प्रकार से कि किसी भी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, क्लियर। तो आइए बच्चों देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बेटा हुंड का नियम आपके सामने है। तो मैंने बताया था बच्चों हुंड ने 1925 में नियम दिया था, किससे दिया था, उपकोषों के जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित दिया था। जी हाँ बच्चों, हुंड ने किसी तत्व के परमाणुओं के उपकोषों के कक्षकों के, लंबा हो गया थोड़ा सा, तो आप ध्यान रखें बच्चों किस में दिया था, कक्षकों से भरने से संबंधित दिया था, और कक्षक किस में होते हैं, उपकोष में। इसका मतलब बेटा हुंड ने उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन से भरने से संबंधित एक नियम दिया था जिसे हुंड का नियम कहते हैं, क्लियर बच्चों। इस नियम के अनुसार क्या था बच्चों, मैंने बताया था किसी भी उपकोष के जो कक्षक होते हैं, किसी भी उपकोष के कक्षकों में सर्वप्रथम एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बेटा मैंने वही लिखी है जो समझा रहा था। किसी उपकोष के कक्षकों में सर्वप्रथम एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। और मैंने ये भी आपको समझाया था बच्चों, नियम तो वही है, आगे चाहे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, एस उपकोष में कौन से इलेक्ट्रॉन से होता था, द्वितीय इलेक्ट्रॉन से। पी उपकोष में बच्चों चौथे इलेक्ट्रॉन से, आप चाहें तो फिल करके दिखा सकते हैं जैसे मैंने दिखाया था। डी उपकोष में बच्चों छठे इलेक्ट्रॉन से, और एफ उपकोष में 8वें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। समझ गए बच्चों, एफ में 8वें से, पी में चौथे से, डी में बच्चों कहाँ से, छठे इलेक्ट्रॉन से, और एस में कौन से, द्वितीय इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। ये थी बच्चों हमारी बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में डेफिनेशन हुंड के नियम की, या हुंड का नियम बच्चों। अन्य शब्दों में अगर हम इसे एक लाइन में लिखना चाहें तो बच्चों किसी भी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, इसे भी हुंड का नियम कहते हैं। जैसे डी उपकोष के लिए बच्चों, ठीक है बेटा, मैं डी उपकोष के लिए आपको फिल करके दिखा रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन। देखें कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। पहला तरीका बच्चों 1 2 3 और 5, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5, तो मैंने फिल किए बच्चों। पहला तरीका था 1 2 3 4 और 5, क्लियर। दूसरा था बच्चों 1 2 3 और 5, कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, 5, तो मैं ऐसे भर रहा हूँ बच्चों 1 2 3 4 और 5, क्लियर। और एक और ले रहा हूँ बच्चों मैं आपके लिए एफ उपकोष 1 2 3 और ये हो गया 5। तो इसमें बच्चों मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ एक एक करके 1 2 3 4 और 5। वैसे तो आप बच्चों समझ ही गए होंगे कि इसमें 2 गलत हैं और एक सही है, सही वाला आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं बच्चों ये वाली लाइन समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। तो बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है बच्चों, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है बच्चों जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है बच्चों, जिसका पेयर नहीं बना हुआ है। इसमें देखें बच्चों 1 2 3, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 3, और इसमें कितने बच्चों, 5। क्या 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, जवाब है बेटा नहीं। तो इसके लिए बच्चों डी उपकोषों के लिए ये क्या होगा, गलत, ये भी क्या होगा, गलत, और ये क्या होगा, सही,
ठीक है बच्चों, इनके नीचे गलत लिख लेना, क्रॉस मत लगाना। तो ये भी अपने आप में हुंड के नियम को समझाने का कार्य करेगा। कैसे बच्चों, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, 5 वाला सही है। या तो ये कह लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, या ये कह लीजिए बच्चों सबसे ज्यादा एकमित इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी उपकोष में। क्लियर बच्चों, तो ये था हमारा हुंड का नियम। अब हम बात करेंगे बच्चों हुंड के नियम के आखिर क्या क्या यूज हो सकते हैं, क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला इसका आता है स्थायित्व। क्या आता है स्थायित्व, मतलब अगर हम परमाणु के स्थायित्व की बात करें, नोट नहीं करना है बेटा, मैं समझा रहा हूं फिलहाल के लिए। स्थायित्व, तो बच्चों हुंड का नियम जो है परमाणुओं के स्थायित्व की व्याख्या करता है। किस तरीके से, अगर बच्चों किसी में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फिलअप है, कोई भी उपकोष अगर पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। अगर वो आधा भरा हुआ है बिल्कुल कंप्लीट, तो वो कम स्थायी होता है। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों किसी भी तरीके से, मतलब वो अपूर्ण भरा हुआ है, ना तो आधा फिलअप है कंप्लीट, ना ही पूर्ण रूप से भरा हुआ है। सब दोबारा समझ लें बच्चों, अगर कोई परमाणु का उपकोष जो है वो बच्चों फुल रूप से भरा हुआ है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन फिलअप हैं, तो वो कैसा होता है, स्थायी होता है पूर्ण रूप से। लेकिन अगर किसी में 1 इलेक्ट्रॉन भी है, वो आधा भरा हुआ है, मतलब पूर्ण आधा भरा हुआ, हाफ फिल्ड है बिल्कुल, तो उसका स्थायित्व कम होता है। लेकिन अगर किसी में बच्चों ना तो वो कंप्लीट फिलअप है, ना ही हाफ फिल्ड है, मतलब इनकम्प्लीट है, तो वो कैसा होता है बच्चों, अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी। आइए बच्चों इसी तरीके के हम और यूज देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों मैं बात कर रहा था परमाणु के स्थायित्व की, किसकी बच्चों, परमाणु के, या मैं कहूँ बच्चों इस नियम का जो उपयोग होता है जनरली वो होता है उपकोषों के स्थायित्व की व्याख्या करने में। बच्चों इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, ये आगे बच्चों बहुत ज्यादा काम आएगा। जब भी किसी के स्थायित्व की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा काम आएगा बच्चों। उपकोषों के स्थायित्व की व्याख्या करता है। क्लियर बेटा, देखें पहला बेटा, जो बेटा पूर्ण रूप से भरे हुए उपकोष होते हैं वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए कोष सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। अर्धपूर्ण वाले बेटा कम स्थायी होते हैं। और बच्चों जो अपूर्ण भरे होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, स्थायी होते हैं। जैसे ये हो गया बच्चों स्थायी, ये होता है कम स्थायी, मतलब इसकी तुलना में कम होता है। और अगर अपूर्ण भरे होते हैं तो वो होते हैं अस्थायी। क्लियर बच्चों, इनकी बातें हम बाद में करेंगे, जो 3rd चैप्टर आएगा तब आप ध्यान रखना कि जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं बच्चों वो स्थायी होते हैं, जो हाफ फिल्ड होते हैं वो भी स्थायी होते हैं लेकिन इनकी कंपैरिजन में कम होते हैं, और जो अपूर्ण भरे होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी। जैसे बच्चों मान लीजिए पी उपकोष की बात कर रहा हूं बेटा, तो पी उपकोष अगर बच्चों आपके इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कैसा होगा, स्थायी होगा। लेकिन अगर बच्चों आपके पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये कैसा होगा बच्चों, कम स्थायी होगा। कैसा होगा, कम स्थायी। ये भी पी उपकोष है। लेकिन बच्चों अगर इसमें ना तो 3 है ना 6 है, या तो 1 है तब भी कैसा है बच्चों, अपूर्ण भरा है तब भी कैसा होगा, स्थायी। 2 होंगे तब भी कैसा होगा, स्थायी। और अगर गलती से 4 है बेटा, क्योंकि ना तो ये अब कंप्लीट भरा हुआ है बच्चों, ना ही हाफ फील्ड है और ना ही आपका कंप्लीट फील्ड है बच्चों, अब भी कैसा होगा, अस्थायी। 5 भरे हुए तब भी कैसा होगा, अस्थायी। समझ गए बच्चों, अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो स्थायी होता है, हाफ फील्ड है तो भी स्थायी होता है, और अगर इनकम्प्लीट फील्ड है तो वो कैसा होगा बच्चों, अस्थायी होगा, ज़्यादा यूज आएगा। मतलब समझिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बच्चों कैसी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा की। क्यों, क्योंकि बच्चों ये कैसा है, स्टेबल है। और ये कैसा है बच्चों, कम स्थायी। इसका मतलब यहाँ से भी स्थायी तो है बच्चों, ये स्थायी है तो यहाँ से भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यहाँ से बच्चों कैसी होगी, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर। तो ये टॉपिक बच्चों बाकी का नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जब 3rd यूनिट आपकी चलेगी तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 देखें बच्चों। पॉइंट नंबर 2 आपका कह सकता है बच्चों, चुंबकीय गुणों की जो निर्धारण है वो आप यहाँ से कर सकते हैं।
ठीक है बेटा। अब चुंबकीय गुणों का निर्धारण कैसे होता है बच्चों, तो ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। चुंबकीय गुणों का निर्धारण आप जानते हैं बच्चों, हुंड के नियम के द्वारा हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। किसकी निकाल लेते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम उसके चुंबकीय गुणों का निर्धारण करते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, नोट कर लेना बच्चों। अगर किसी परमाणु के बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना बच्चों। तो वो होता है अनुचुंबकीय। उसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुचुंबकीय। अब ये अनुचुंबकीय क्या होता है उसको भी क्लियर करेंगे। और अगर बच्चों युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। तो कैसा होता है बच्चों? प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय। क्लियर बच्चों? तो मैंने बताया था अगर किसी के बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो प्रतिचुंबकीय होता है। मतलब समझे बच्चों, अगर इसकी प्रकृति देखें तो कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय। इसकी देखें तो कैसी होगी? अनुचुंबकीय। और वो भी कैसा होगा? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनुचुंबकीय। अगर किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय। मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ा सा आकर्षित हो जाएगा, और अगर प्रतिकर्षित होता है तो कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है बच्चों। जो डी कोश के इलेक्ट्रॉन आयन हैं वो जनरली रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। और जो अन्य हैं वो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। इसका भी आइडिया हम बच्चों कैसे लगाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। किससे लगाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। अगर किसी परमाणु के बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा होता है? अनुचुंबकीय। और उसका बच्चों कलर कैसा होगा? वो रंगीन होगा, मतलब कलरफुल होगा, उसका कोई ना कोई कलर होगा, ब्लू हो, रेड हो, ठीक है, ऑरेंज हो, वो अलग बात है बच्चों। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो कैसा होता है बच्चों? प्रतिचुंबकीय होता है। और उसका जो कलर है बच्चों वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम चुंबकीय जो प्रकृति है उसका निर्धारण कर सकते हैं। किसके आधार पर? हुंड के नियम के आधार पर। अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट है तो उनका ये भी बता सकते हैं बच्चों, कलरलेस होगा, ठीक है, या कलरफुल होगा। कैसे बता सकते हैं बच्चों? यहीं से बता सकते हैं। ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम कर देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं, ये कंप्लीट यूनिट आप देखना चाहते हैं तो या तो आई बटन पे क्लिक कीजिए बच्चों, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।